नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है उसको प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हमारा चैनल है शिक्षा सबको, इसको सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक करें। और हाँ, अगर आपको हमारे जो वीडियोस हैं नए नए वीडियोस के बारे में जानना है तो आप ये बेल आइकन दबाएं और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, आपको पता चलता रहे कि क्या अपडेट है, हमारे चैनल में कौन सा नया वीडियो आया है। साथ साथ मैं आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ जो कि है 7895860757। तो आप लोग अपना इस विषय से संबंधित या किसी और विषय से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग हमसे इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों से एक अनुरोध ये भी रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले, अपने परिचित, अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, भले ही वो हाई स्कूल में हो या इंटर में हो, उनके साथ हमारे इन वीडियोस को, हमारे चैनल को जरूर शेयर। आज हम बात करेंगे मॉड्यूल 1 व्यवसाय हमारे आसपास के अंतर्गत जो हम पाठ 2 पढ़ रहे हैं, व्यवसायिक सहायक क्रिया या सहायक सेवाएं। उसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या क्या देखा था, पहला भाग हमने पढ़ लिया है जिसमें हमने जाना था कि व्यवसायिक सहायक सेवाएं क्या होती हैं। बैंकिंग के बारे में हमने जाना था संक्षेप में। फिर हमने ई बैंकिंग की बात की थी। बैंकिंग के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार के बैंक होते हैं, बैंक का क्या महत्व होता है और व्यावसायिक बैंकों के क्या कार्य होते हैं। फिर हमने ई बैंकिंग की बात करी और अंत में हमने डाक एवं संचार सेवाओं के बारे में देखा था और सबसे लास्ट में हमने बीमा को प्रारंभ किया था। बीमा का टॉपिक हमने शुरू किया था। तो बीमा के बारे में हम बात कर रहे थे कि बीमा क्या होता है, किस प्रकार से एक व्यवसायी जो व्यावसायिक जोखिम होता है उसको बीमा के द्वारा, बीमा की मदद से, बीमा कंपनी की मदद से बांट सकता है। ठीक है ना, अपने जोखिम को कम कर सकता है और जोखिम को कम करने के लिए उसको एक फीस देनी पड़ती है जिसको कि प्रीमियम कहा जाता है। अब हमने जो पिछले वीडियो में बात की थी बीमा का महत्व, तो उसको एक बार फिर दोबारा से जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहला जो बीमा हमको फायदा देता है वो क्या होता है, जोखिम से सुरक्षा। मतलब जो व्यावसायिक जोखिम कोई एक व्यवसायी उठाता है उससे बीमा कंपनी आपको सुरक्षित, उस व्यवसायी को सुरक्षित कर देती है। उसके जो जोखिम है, अगर उसको उस कारण से कोई हानि होती है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी एक प्रीमियम लेकर कर देती है। तो इसका एक और महत्व है बीमा का कि जोखिम का अनेक लोगों में विभाजन कर देता है। वो कैसे होता है, बीमा कंपनी कोई एक व्यवसायी का तो बीमा करती नहीं है, वो ऐसे अनेक व्यवसायियों का बीमा करती है। तो अनेक लोग उसको प्रीमियम जमा कराते हैं और जब वो बहुत सारे लोगों से पैसा लेती है प्रीमियम के रूप में तो जरूरी नहीं कि सारे लोगों को नुकसान हो। जो जोखिम है उसकी वजह से हानि सभी को हो ऐसा संभव नहीं, हो सकता है किसी एक को हो। तो वो एक को का जो जोखिम है, ठीक है ना, वो क्या होगा, उसकी प्रतिपूर्ति या उसकी क्षतिपूर्ति वो जो बाकी लोगों का जो प्रीमियम है जो उसने जमा किया है पैसा, उसमें से उसके एक भाग से कर देगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या होता है, जोखिम जो होता है किसी एक व्यक्ति का जोखिम वो अनेक लोगों में विभाजित हो जाता है। क्यों? क्योंकि बीमा कंपनी तो कोई जोखिम उठाती नहीं पूरी तरीके से खुद, वो क्या करती है, अनेक लोगों का बीमा करती है और अनेक लोगों से प्रीमियम जुटाती है, जिस जो पैसा उसके पास इकट्ठा होता है उसके माध्यम से ही वो जोखिम को उठाने के लिए सक्षम हो पाती है। मतलब वो दूसरे जो व्यवसायी हैं उनका जोखिम उठा पाती है। इसी प्रकार से जो बीमा है वो ऋण लेने में भी सहायक होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो एसेट्स या जो प्रतिभूतियां, जो भी आपके पास सामान है उसको अगर आप किसी बीमा कंपनी, अगर आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वो कहता है कि पहले इसका बीमा करवाइए, तो बैंक उसका बीमा करवाता है। इस प्रकार से ऋण लेने में भी सहायक होता है बीमा। विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत देनदारी से सुरक्षा मिलती है। बहुत सारे जो श्रम कानून बने हुए हैं, लेबर लॉज बने हुए हैं, उसमें ये होता है कि आपको, जैसे आपने मान लीजिए कर्मचारी रखे अपने यहाँ, तो उन कर्मचारियों का भी को अगर उनका कोई दुर्घटना होती है, किसी दुर्घटना की वजह से उनको, मतलब मान लीजिए उनको चोट लग गई, वो गंभीर रूप से बीमार हो गए या मृत्यु हो गई उनकी किसी कारणवश, तो जो कानून है उनके तहत उनको आपको मुआवजा देना पड़ता है। तो इस मुआवजे का इंतजाम कैसे होगा, इस मुआवजे का इंतजाम आप बीमा लेके कर सकते हैं। अगर आप व्यवसायी हैं तो आप ऐसा बीमा ले लीजिए जिसके की माध्यम से जो आपकी देनदारी है वो सुरक्षित हो जाएगी।
ऐसे ही जो बीमा है वो आर्थिक विकास में योगदान देता है, क्योंकि आपको पता है कि बीमा कंपनियां जो होती है जिनके पास बहुत सारा धन जमा रहता है, तो वो लोग उस धन को विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों और परियोजनाओं में निवेश करती हैं, जिससे कि देश के आर्थिक विकास में सहयोग मिलता है। ऐसे ही रोजगार के अवसरों की उपलब्धता, जो बीमा कंपनियां होती हैं वो बड़ी मात्रा में रोजगार देती हैं, ठीक है ना। और उसमें आपने देखा होगा एजेंट्स भी बनते हैं, तो एजेंट के माध्यम से भी वो एक प्रकार से प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराती है। और सबसे लास्ट है सामाजिक सुरक्षा। तो पेंशन की बात हो, चाहे अगर अकाल किसी की मृत्यु हो जाए, जल्दी मृत्यु हो जाए, तो उसके परिवार की देखरेख की बात हो, तो इस सब को प्रदान कर कर बीमा एक प्रकार से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे बीमा के प्रकार की। तो बीमा निम्नलिखित प्रकार का होता है: जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा और अन्य प्रकार के बीमे, ठीक है ना। तो एक एक करके हम इनको संक्षेप में समझ लेते हैं। सबसे पहले है जीवन बीमा। तो जीवन बीमा क्या होता है? जीवन बीमा जीवन की अनिश्चितता, मतलब जरूरी एक अनिश्चितता होती है कि लोग कोई आदमी कितना जीवित रहेगा, तो वो जो एक अनिश्चितता है कि कब उसको कोई बीमारी हो सकती है या उसकी मृत्यु हो सकती है, तो उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए जीवन बीमा प्रारंभ किया गया था। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक निश्चित प्रीमियम के बदले अगर बीमित की मृत्यु होती है तो उस पर मृत्यु पर या फिर एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर एक निश्चित कुल राशि अथवा किस्तों में राशि के भुगतान का वचन ये बीमा कंपनी देती है बीमित व्यक्ति को, ठीक है ना। तो ये बीमा है वो शुरू तो किया गया था केवल जीवन बीमा को लेकर, ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे इसके क्षेत्र को कहाँ स्वास्थ्य बीमा, विकलांगता बीमा, पेंशन योजना आदि तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो अब जो बीमा कंपनियां, जीवन बीमा कंपनियां हैं, वो स्वास्थ्य बीमा भी देने लगी हैं, विकलांगता बीमा भी देती हैं, पेंशन योजना भी देती हैं, ये सब चीजें वो प्रोवाइड करती हैं। तो मूल रूप से अगर हम देखें तो जीवन बीमा पॉलिसियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आजीवन बीमा पॉलिसी। तो आजीवन बीमा पॉलिसी में क्या होता है, प्रीमियम की राशि का भुगतान जो बीमित है, जो अपना इंश्योरेंस करा रहा है, उसको आजीवन अथवा एक निश्चित अवधि के लिए नियमित रूप से करना होता है, ठीक है ना। और बीमा राशि जो होती है वो बीमित के जो उत्तराधिकारी होते हैं, जो कि उसके जिनको की उसकी संपत्ति का बंटवारा होगा उसके जीवन के बाद, उनको जो बीमा की राशि है उसकी मृत्यु के पश्चात दी जाती है, ठीक है ना, देय होती है। ये पॉलिसी ऐसे व्यक्तियों द्वारा ली जाती है जो अपनी मृत्यु के पश्चात अपने पर आश्रित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता पहुंचाना चाहता है। दूसरी ओर जो ये बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी होती है, बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी में क्या होता है, एक निश्चित अवधि के लिए होती है। अर्थात अगर बीमा व्यक्ति की, जो बीमित व्यक्ति है उसके अगर निश्चित अंतराल में या निश्चित अवधि में मृत्यु हो जाती है, निश्चित आयु को प्राप्त करने अथवा उस आयु को प्राप्ति के करने से पूर्व उसकी मृत्यु की स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। तो दो प्रकार की जो जीवन बीमा पॉलिसियां होती हैं वो होती हैं। इसके पश्चात जो बीमा कंपनियों ने, ठीक है ना, वो इसके अलावा भी बहुत सारी पॉलिसियां बनाई हैं, जो कि कौन कौन सी हैं। एक है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। इसमें क्या होता है, इसमें दो लोगों द्वारा संयुक्त रूप से, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के जीवन को संयुक्त रूप से बीमित करने के लिए पॉलिसी होती है। सामान्यतः ये पति पत्नी के जीवन पर अथवा दो साझेदारों के जीवन पर संयुक्त रूप से ली जाती है। साझेदारी का आपने बिजनेस पढ़ा था, तो साझेदार चाहें तो इस प्रकार की पॉलिसी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके पश्चात है धन वापसी पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि आप एक जो प्रीमियम आप जमा करते हैं, ठीक है ना, उसमें आपको कुछ समय के पश्चात उस राशि का कुछ एक पैसा जो है वो वापस मिलता है, जिसको कि धन वापसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो पॉलिसी धारक जो होता है उसको कुछ समय के अंतराल पर भुगतान किया जाता है। तो ये जो सामान्य पॉलिसियां हैं उनसे हटकर है, क्योंकि जो सामान्य पॉलिसियां होती हैं उनमें लाभ कम मिलता है, पैसा कम मिलता है, जबकि मृत्यु हो जाती है। लेकिन धन वापसी पॉलिसी में मृत्यु ना भी हो तो भी एक पीरियड के बाद कुछ कुछ जो राशि है वो वापस मिलती रहती है, ठीक है। अगला है पेंशन योजना। तो पेंशन योजना जैसे कि आप जानते हैं, इसमें बीमा जब आप ये पॉलिसी जब आप लेते हैं, एक निश्चित राशि का भुगतान करते हैं, तो आपको मासिक रूप से महीने के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से या सालाना किस्तों के हिसाब से एक राशि का आपको भुगतान करेगी जो बीमा कंपनी है, जो कि पेंशन कहलाएगी, ठीक है ना। ये उन लोगों के लिए उपयोगी है जो एक निश्चित आयु के पश्चात नियमित आय चाहते हैं, जिनको एक रेगुलर इनकम चाहिए होती है। इसके पश्चात है यूनिट
योजनाएं। यूनिट योजनाएं क्या हैं? ये निवेश और बीमा दोनों का लाभ देती हैं। मतलब निवेश मतलब अपने पैसे को वृद्धि करने के लिए आप जब लगाते हैं तो वो निवेश होता है, तो उसमें निवेश का भी लाभ मिलता है और बीमा का भी लाभ मिलता है। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आप पैसा लगाते हैं वो एक एक राशि तो आपके बीमे के लिए लग जाती है, दूसरी राशि किसी म्यूचुअल फंड में या किसी जो इक्विटी मार्केट है उसमें ये लोग लगा देते हैं। ठीक है ना? और आपको यूनिट्स उसके बदले अलॉट कर देते हैं, तो ये यूनिट योजनाएं कहलाती हैं। इसके पश्चात है सामूहिक बीमा। तो सामूहिक बीमा क्या होता है, इसमें मैंने अभी बात की थी कि बहुत सारे जो श्रम कानून है उसके तहत बहुत सारी देनदारियां होती हैं व्यवसायियों की। तो ये सामूहिक बीमा पॉलिसियां जो होती हैं कुछ व्यक्ति के समूहों को, मतलब व्यक्ति के समूहों को कम लागत पर जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए होती हैं। ये योजना किसी भी व्यवसायिक इकाई अथवा कार्यालय के कर्मचारियों के समूह के लिए उपयोगी होती हैं। तो आप समूह में अपने कर्मचारियों का बीमा सामूहिक बीमा के माध्यम से करा सकते हैं। अगली बात आती है अग्नि बीमा की। तो अग्नि बीमा क्या है? अग्नि बीमा एक ऐसा अनुबंध है, सारे बीमा एक प्रकार के अनुबंध होते हैं, तो एक ऐसा अनुबंध है अग्नि बीमा जिसमें बीमाकार प्रीमियम के बदले बीमित को, ठीक है ना, बीमाकार मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो प्रीमियम के बदले बीमित मतलब जो इंडिविजुअल है या जो कंपनी है उसको अग्नि से होने वाली हानि अथवा क्षतिपूर्ति का वचन देती है या देता है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि आग वास्तव में लगी होनी चाहिए, जानबूझकर नहीं लगाई होनी चाहिए, बल्कि दुर्घटनावश लगी होनी चाहिए। ठीक है ना? ये क्षतिपूर्ति का अनुबंध होता है। अब क्षतिपूर्ति के अनुबंध से मतलब है कि इसमें आपको जो जो क्षति है आपकी, जो 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 आपको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाती है। लेकिन वो होती क्या है, उसमें जो आपने बीमा कराया है, जो जिस उस समय उसकी कुछ कीमत आपने समझाई होगी, बैंक को कुछ बताई होगी, उसकी वो कीमत जो आपने बताई है, या फिर अग्नि से आपको जितनी क्षति हुई है वो, या पॉलिसी की राशि, इनमें से जो भी कम होगी, ठीक है ना, वही आपको क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेगी। ठीक है ना? तो आपकी जो संपत्ति की कीमत है वो, या अग्नि से जो आपको क्षति हुई वो, या पॉलिसी की राशि, इनमें से जो भी होगी वो आपको, जो भी कम होगी वो आपको मिल जाएगी। पॉलिसी की राशि वो राशि है जो कि आप बीमा लेते समय बताते हैं। ठीक है ना? तो अगर आपने पॉलिसी की राशि बताई थी 1 लाख रुपए और आपको जो बीमित संपत्ति की कीमत है वो 2 लाख रुपए है, ठीक है ना, और आपकी जो अग्नि से क्षति हुई है वो 50,000 रुपए की हुई है, तो आपको कितने रुपए का कंपनी भुगतान करेगी? 50,000 रुपए का भुगतान करेगी, जो भी कम होगा उसका करेगी। अगला है सामुद्रिक बीमा। तो ये एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमा कंपनी जहाज अथवा जहाजी माल को समुद्र की यात्रा के दौरान होने वाले जोखिम से क्षति की पूर्ति का आश्वासन देती है। इसमें क्या करती है बीमा कंपनी? इसमें जो पानी के जहाज होते हैं, जो जा रहे होते हैं पानी के समुद्र के माध्यम से, उनको समुद्र की यात्रा के दौरान होने वाले जोखिम से क्षति, जो समुद्र की यात्रा के दौरान कौन से जोखिम हो सकते हैं? हो सकता है तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, ठीक है ना, या फिर कुछ और किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, उससे होने वाली जो नुकसान है उसकी क्षति की पूर्ति का आश्वासन ये कंपनी देती है। जैसे कौन से हो सकते हैं? जहाज से टकरा जाना, समुद्री चट्टानों से टकरा जाना, तूफान आ जाना, ठीक है ना। जहाज को हानि को भी सामुद्रिक बीमा कवर कर सकता है, या फिर जहाजी माल, जो जहाज में माल लदा हुआ है उसकी हानि हो, या माल भाड़े की हानि। ठीक है ना? माल भाड़ा क्या होता है? ऐसी कंपनियां भी होती हैं जो जहाज के माध्यम से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं, तो वो ठीक है ना, वो चाहे व्यक्ति को ले जाए चाहे जहाजी माल को ले जाए, तो उसके बदले में वो क्या लेती है? किराया लेती है। तो इस किराए, या जिसको माल भाड़ा भी कह सकते हैं, ठीक है ना, व्यक्तियों के लिए किराया हो गया, और अगर आप माल ले जा रहे हैं तो उसका किराया हो गया माल भाड़ा। तो उसकी अगर हानि होती है आपको तो उसको भी आप कवर करा सकते हैं सामुद्रिक बीमा के अंतर्गत। सामुद्रिक बीमा को जहाजी बीमा या हल बीमा भी कहा जाता है। ठीक है ना? इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक तो यही मैंने जो बताया आपको जहाजी बीमा अथवा हल बीमा, और दूसरा होता है क्या? भाड़ा बीमा। ठीक है ना? तो भाड़ा बीमा का मतलब है जो माल भाड़े की हानि के विरुद्ध जो आप बीमा लेते हैं वो भाड़ा बीमा कहलाता है। अगली बात हम करें तो अब है अन्य प्रकार के बीमे। अब अन्य प्रकार के कौन कौन से बीमे हो सकते हैं? अब मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ ये संक्षेप में बता रहा हूँ, अगर आपको विस्तार में जाननी होगी तो इस पे हमने पूरे चैप्टर्स पढ़े थे। ठीक है ना? बीमा के ऊपर हो गया, परिवहन के ऊपर हो गया, भंडारण पे हो गया, संचार सेवाओं पे हो गया। तो आप चाहें तो वो जो हमारे वीडियोस थे हाई स्कूल के वो देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में जानना है तो।
शॉर्ट में तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ। मोटर वाहन बीमा क्या होता है? मोटर वाहन बीमा जैसे कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, वैन, स्कूटर, इन सब का दुर्घटना बीमा होता है, जिससे दुर्घटना के समय वाहन को होने वाली क्षति, चोरी से होने वाली हानि या कोई दुर्घटना से आपका कोई थर्ड पार्टी को चोट लग जाती है, वो सारी चीजें कवर होती हैं किससे? मोटर वाहन बीमा से। स्वास्थ्य बीमा आप समझते ही हैं, जो भी आप अपने बीमारियों से बचने के लिए, ठीक है ना, चोट लगने से, इन सब पे होने वाला जो खर्चा है उसको रोकने के लिए आप क्या ले सकते हैं? स्वास्थ्य बीमा ले सकते हैं। ये बहुत लोकप्रिय बीमा है आजकल, ठीक है ना। फसल का बीमा, जैसे जो किसान लोग होते हैं उनकी जो फसलें हैं उनको इंश्योर करने के लिए, उनको उनको सुरक्षित करने के लिए वो लोग फसल का बीमा ले सकते हैं। इस ये क्या करती है? ये सूखा अथवा बाढ़ के कारण फसल को होने वाली हानि को कवर करती है। अगला है रोकड़ का बीमा। रोकड़ मतलब जिसको बोलते हैं कैश। तो बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं वो अपने कैश का इंश्योरेंस करा के रखती हैं। तो वो कब काम आता है? जब आप कैश एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है, तो रास्ते में चोरी या किसी अन्य कारण से होने वाली हानि के विरुद्ध ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है पशुओं का बीमा। तो ये भी किसानों के लिए है, या जो ऐसे लोग हैं जो पशुपालन कर रहे हैं, गाय, भैंसे, बैल आदि के दुर्घटनावश, बीमारी आदि से मृत्यु के कारण होने वाली हानि के लिए जोखिम का ये बीमा होता है। चोरी से क्षति का बीमा, तो इसमें ये ऐसा बीमा है जिसको थेफ्ट, जब भी चोरी अगर होती है तो उसके विरुद्ध ये योजना जो है आपको अगर कोई नुकसान होता है चोरी के कारण तो उसको जो बीमा कंपनी है वो पूरा करती है, ठीक है ना, इस बीमा के अंतर्गत। इसके पश्चात है विश्वसनीयता का बीमा। मतलब विश्वसनीयता क्या? आपको अपने कर्मचारियों के ऊपर विश्वसनीयता रखते हैं, आप लोग विश्वास करते हैं, तो अगर वो कहीं आपके साथ कोई घोटाला कर दें या वस्तुओं के दुरुपयोग से आपको हानि कर दें, ठीक है ना, तो उससे होने वाले जोखिम से संरक्षण के लिए व्यवसायी उन कर्मचारियों की जो रोकड़ को संभालते हैं, मतलब कैश को संभालते हैं, फिर स्टोर को संभालते हैं, उनके लिए बेईमानी अथवा धोखे से होने वाली हानि, जो नुकसान है, उससे बचने के लिए विश्वसनीयता का बीमा लेते हैं, ठीक है ना, बीमा कराते हैं। अब हम बात करेंगे बहुत जरूरी, वो है बीमा के सिद्धांतों की। तो बीमा जो होता है, बीमित कंपनी, बीमा जो बीमा कंपनी, बीमाकार कंपनी और बीमित व्यक्ति या कंपनी जो भी है उसके बीच में होता है, तो एक अनुबंध होता है। उस अनुबंध होता है वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है। वो कौन कौन से सिद्धांत होते हैं उनकी बात हम करेंगे। सबसे पहला सिद्धांत होता है पूर्ण सद्विश्वास का सिद्धांत। तो इसमें इसके अंतर्गत क्या है कि बीमा का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो अनुबंध है, वो आपस के विश्वास का एक अनुबंध है। इसमें क्या है? इसमें जो बीमित व्यक्ति है, बीमाकार और बीमित दोनों पक्षों को बीमा जो जिस विषय का वो ले रहे हैं, जो भी बीमे की विषय वस्तु है, उससे संबंधित सभी आवश्यक जो जरूरी सूचनाएं हैं वो उजागर कर देनी चाहिए। मतलब अगर आप कार का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आपको अपनी कार के बारे में सारी डिटेल बीमा कंपनी को बतानी चाहिए, और बीमा कंपनी को भी उस बीमे के बारे में सारी डिटेल आपको बतानी चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोगों ने छुपाया है दोनों तरफ से किसी ने भी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैध नहीं होगा, मतलब ये लीगल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीमा की जो विषय वस्तु है उससे संबंधित तथ्यों के आधार पर ही जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो ये बीमा है वो पूर्ण सद्विश्वास के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है बीमोचित स्वार्थ का सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि जो बीमित व्यक्ति है या कंपनी है, उसका जिस एसेट का या अपनी लाइफ का, जीवन का अगर वो बीमा करा रहे हैं तो उसमें बीमोचित स्वार्थ होना चाहिए। मतलब बीमा योग्य हित का मतलब होता है, बीमोचित स्वार्थ का मतलब होता है कि बीमा की विषय वस्तु जो भी है, चाहे वो जिंदगी है, चाहे वो कोई कार है, मशीनरी है, फैक्ट्री है, तो उसमें बीमा की जो विषय वस्तु है उसमें वित्तीय अथवा लाभ प्राप्ति का स्वार्थ होना चाहिए। मतलब उसको किसी प्रकार से पैसा या लाभ की प्राप्ति उस चीज से हो रही हो। जैसे एक आदमी को अपनी जिंदगी से बहुत सारे लाभ होते हैं, ठीक है, तो उसका उसका उसमें विमोचित स्वार्थ होता है, ठीक है ना। और अगर आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं तो आपका उस फैक्ट्री पर विमोचित लाभ, विमोचित स्वार्थ होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो हो गया कि विमोचित स्वार्थ होना चाहिए, ये भी एक सिद्धांत है, ठीक है ना। तो ये जो विमोचित स्वार्थ है ये जरूर, ये मतलब ये होना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आपका किसी चीज में विमोचित स्वार्थ है ही नहीं और आप उसका बीमा करवा सकें, तो आपको बीमा कंपनी कर उस बीमा को नहीं करने देगी, ठीक है ना। अगला है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। इसके अंतर्गत मैंने जो बात आपको बताई थी कि जो भी वास्तविक जो हानि है, ठीक है ना,
तो जब क्षतिपूर्ति होती है, जब नुकसान की भरपाई होती है, ठीक है ना, तो उसके उस केस में किसी व्यक्ति को उसकी वास्तविक हानि की पूर्ति करती है जो बीमा कंपनी होती है, ठीक है ना, अथवा बीमा कराने से पूर्व की स्थिति में उसको ले आती है। ये सिद्धांत बीमा जो होता है, सामुद्रिक बीमा, अग्नि बीमा और साधारण बीमा में लागू होता है, लेकिन ये जीवन बीमा में लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जीवन की हानि अथवा मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति संभव नहीं होती है, ठीक है ना। अब क्षतिपूर्ति के सिद्धांत से अभिप्राय ये है कि बीमित को बीमे की घटना के घटित होने पर बीमा अनुबंध से कोई लाभ कमाने की छूट नहीं है, मतलब उसको कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कंपनी कर देगी, ठीक है ना, लेकिन उसको लाभ नहीं होगा उस चीज से, ठीक है ना। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति ने अपने मकान का 20 लाख का बीमा करवाया है और उसको नुकसान होता है आग लगने पर 5 लाख रुपए का, ठीक है ना, तो वो बीमा कंपनी से केवल 5 लाख का दावा कर सकता है, ठीक है ना। ये नहीं कि 5 लाख का नुकसान हुआ और 15 लाख का आपने दावा कर दिया और 10 लाख का फायदा कमा लिया, ठीक है ना। तो केवल 5 लाख का ही दावा करेगा और 5 लाख का दावा ही उसका वैध माना जाएगा, ठीक है ना। अगला है योगदान का सिद्धांत। तो बीमा जो है वो किसी विषय वस्तु का बीमा एक से अधिक बीमाकारों से भी करवाया जा सकता है। मतलब मान लीजिए आपकी 500 करोड़ की कंपनी है, ठीक है ना, और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको इतनी बड़ी अमाउंट का बीमा करके नहीं दे रही है, तो आप चाहें तो अलग अलग 5 कंपनियों से भी ये बीमा करवा सकते हैं। मतलब उसको आप 5 जगह से उस एक कंपनी का बीमा करवा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में क्या होगा, बीमित की बीमा के दावे की देय राशि में सभी बीमाकार अपनी भागीदारी के अनुपात में योगदान देंगे। मतलब आपने मान लो हर कंपनी को 100-100 करोड़ रुपए के एसेट के लिए बीमा करवा लिया, 100-100 करोड़ से का, ठीक है ना। तो जो बीमा कंपनियां हैं वो केवल 100 करोड़ के लिए ही आपके लिए देनदार होंगी, ठीक है ना। वो जो जिम्मेदार होंगी वो भागीदारी, उनकी भागीदारी है 100, 500 में से 100 की जो भागीदारी है उसके अगेंस्ट ही वो लोग उसी अनुपात में योगदान देंगे। अगर आपकी फैक्ट्री को कोई 500 करोड़ का नुकसान होता है तब उस केस में। अगला है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि बीमित के दावे का निपटारा हो जाता है, अगर मान लीजिए आपके घर में जो आग लगी थी 5 लाख रुपए की, उसका भुगतान कंपनी ने कर दिया है, तो जो 5 लाख की जो संपत्ति आपने कहा कि खराब हो गई, तो वो सारी की सारी संपत्ति जो है वो किसकी हो गई, अब उसका जो मालिकाना हक मिल गया वो कंपनी को मिल गया, बीमाकार को प्राप्त हो गया, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में यदि क्षतिग्रस्त संपत्ति का कोई मूल्य है तो वह बीमाकार की हो जाती है, ठीक है ना। तो जो 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 खराब हो गया माल वो सब किसका हो गया, बीमा कंपनी का हो गया, ठीक है ना। बीमा कंपनी उसको बेच सकती है। अब अगली बात आती है क्षति को कम करने का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी अपने एसेट का या किसी अपने जीवन का बीमा करा लिया और आप बिल्कुल बेफिक्र होके चल रहे हैं, ठीक है ना, कि बीमा करा रखा है, तो आपको नुकसान को कम करने का पूरा कदम उठाने चाहिए, ठीक है ना। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि बीमित बीमा पॉलिसी लेने के पश्चात बीमा की गई वस्तु की सुरक्षा के प्रति असावधान ना हो जाए। तो आपको उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए जैसे कि विषय वस्तु का आपने बीमा करवाया ही नहीं, ठीक है ना, ये जरूरी है। अगला है हानि के निकटतम कारण का सिद्धांत। अब जिस चीज का आपने बीमा लिया है हानि आपको उसी कारण से होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने अग्नि का बीमा लिया है, तो अगर आपको नुकसान कोई हुआ है तो आपको अग्नि के कारण ही होने वाले नुकसान का आपको मुआवजा मिलेगा, ठीक है ना। यदि हानि का निकटतम कारण अग्नि नहीं है जिसके लिए आपने बीमा कराया था, अग्नि बीमा कराया था, तो आप बीमित हैं तो बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कारण ये नहीं था। जैसे आपकी किताब में उदाहरण दिया है कि कोई एक जहाज संतरे लेकर दूसरे देश जा रहा था। अब उस संतरों को वहां देश में पहुंचने के पश्चात जब वो दूसरे देश के बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां उसको उतारने में उन्होंने लेट कर दिया और सारे संतरे खराब हो गए। तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो कंपनी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें देरी किसने करी, कंपनी ने करी। तो अब कंपनी को ध्यान देना चाहिए था, उसको इस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए थी कि मान लो उसका बीमा करवाया ही नहीं गया है और उसको जल्दी से जल्दी उन संतरों को उतारना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया। तो इस केस में जो बीमा कंपनी है वो उसकी भरपाई करने की उसकी
लायबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि हानि का निकटतम कारण जो यात्रा थी उसके दौरान होने वाली कोई अप्रिय घटना नहीं थी, बल्कि उनकी लापरवाही थी। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे परिवहन की। तो परिवहन क्या होता है? परिवहन आप भली भांति जानते हैं कि जब माल का उत्पादन होता है एक जगह पर, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। दूसरी, क्योंकि आप जरूरी तो नहीं कि जहाँ माल जहाँ बनाएंगे वहीं बेच देंगे, तो आपको उसको ले जाने के लिए, दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। इन साधनों को ही परिवहन के साधन बोलते हैं। ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को ही परिवहन की क्रिया कहा जाता है, और जिन साधनों के माध्यम से आप करते हैं उसको परिवहन के साधन कहा जाता है। परिवहन का महत्व क्या है? माल के वितरण में, माल को बांटने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न बाजारों में मूल्यों में स्थिरता और समानता लाने में सहायक होता है। उपभोक्ता को माल उसके घर पर ही प्राप्त हो जाता है, घर के निकट ही प्राप्त हो जाता है। उद्योगों को कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति भी होती है परिवहन के माध्यम से। आप देखते होंगे कोयले से लदी हुई ट्रेनें एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती हैं। तो ये कहाँ जाती हैं? ये बिजली घरों में जा रही हैं। ठीक है ना। कोयला तो बनता है खदानों में दूर, वहां से कोयले की आपूर्ति दूसरी जगह होती है। बड़े पैमाने पर उद्योगों के विकास में सहायक है। और विकसित परिवहन प्रणाली, अगर किसी देश में परिवहन प्रणाली बहुत विकसित है तो उससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे परिवहन के माध्यमों की। परिवहन के माध्यम, हमने ये सारी चीजें हमने पिछले जो हाई स्कूल था उसमें बहुत डिटेल में पढ़ी थी, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो परिवहन के जो माध्यम है वो 4 प्रकार के माध्यम हमने पढ़े थे। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। सड़क परिवहन आपको पता ही है, गाड़ी, घोड़ा, ऊंट, गधा, इनसे खींची जाने वाली गाड़ियां हो, मोटर वाहन हो। ठीक है ना। ये सब के सब क्या है? इनको सड़क परिवहन कहते हैं। ये स्थानीय परिवहन के लिए भी काम में लाए जाते हैं, और एक राज्य से दूसरे राज्य में भी इनके माध्यम से परिवहन किया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा जो है बहुत दूर तक इसको ले जाना बहुत पॉसिबल और बहुत मतलब कम खर्चीला नहीं होता, ज़्यादा खर्चीला हो जाता है। तो अगर जो माल ट्रकों द्वारा ढोया जाता है, जो ट्रकों द्वारा जो हम माल ढोते हैं, तो उसको सुगम, कम खर्चीला और सुरक्षित माने जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं भी होती हैं सड़क परिवहन की। कई बार बहुत दूर दराज माल भेजना सड़क परिवहन से संभव नहीं होता। रेल परिवहन में क्या है? रेल परिवहन से अभिप्राय यात्रियों और माल का रेलगाड़ी के माध्यम से आवागमन है, जो इसी उद्देश्य से बिछाई गई रेल की पटरियों पर चलती हैं। ठीक है ना। ये जब दूर अगर आप माल लेते हैं, तो दूर सड़क परिवहन से आप नहीं ले सकते, मतलब थोड़ा कम सुरक्षित होता है। तो अगर आपको दूर ले जाना है, दूर स्थानों को ले जाने की क्षमता की दृष्टि से रेल परिवहन कम खर्चीला और सुरक्षित है। भारत में जो रेल परिवहन है, अभी तक तो वो सरकारी नियंत्रण में है, पूरा पूरा भारत सरकार के स्वामित्व में है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जल परिवहन की। तो अगर जल के माध्यम से आप माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो उसको जल परिवहन बोलते हैं। जैसे बोट, स्टीमर, लॉन्च, जहाज, ये सब चीजें। ठीक है ना। इसमें क्या है? भारत में परिवहन के साधन का उपयोग कम है, क्योंकि देश के भीतर जलमार्ग सीमित हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए समुद्र और महासागर के से परिवहन तटवर्ती क्षेत्रों में बहुत सामान्य है और बहुत सस्ता पड़ता है। ठीक है ना। अगर एक देश से दूसरे देश आपको सामान ले जाना है, तो आप जल परिवहन का उपयोग कर सकते हैं। परिवहन का यह माध्यम लंबी दूरी तक भारी माल को ले जाने के लिए कम खर्चीला है। ठीक है ना। अगला बात आती है वायु परिवहन। ये सबसे ज्यादा महंगा साधन है। माल ले जाने व यात्रियों को ले जाने के लिए हवाई जहाज के उपयोग को वायु परिवहन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें आप माल को या यात्रियों को हवा के रास्ते ले जाते हैं, वायु के रास्ते ले जाते हैं। तो बड़े जो बहुत ऐसे क्रिटिकल चीजें हैं, जैसे दवाइयां हैं, जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन जो है वो जा रही है, तो वो कहाँ से जाती है? वायु परिवहन के माध्यम से जा रही है। तो वायु परिवहन का उपयोग उच्च मूल्य वाली हल्की वस्तुओं के लिए होता है, जैसे कि दवाएं, मशीन के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सब चीजें। ठीक है ना। बड़े मालवाहक हवाई जहाजों की व्यवस्था के कारण अब माल ढोने के लिए हवाई परिवहन का उपयोग देश के भीतर और विदेशी व्यापार के लिए काफी बढ़ गया है। अब हम आते हैं संप्रेषण पे। संप्रेषण का मतलब होता है इंग्लिश में कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है? संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक अथवा प्रतीकों के माध्यम से विचारों एवं सूचना के प्रेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है ना। आप मौखिक रूप से कर लें, बोल के कर लें, लिख के कर लें, संकेत जो देते हैं, जैसे आपने देखा होगा संकेतों के माध्यम से बहुत चीजें आप समझ पाते हैं, या फिर प्रतीकों के माध्यम से। तो
इनके माध्यम से विचारों और सूचनाओं के प्रेषण की जो तकनीक है उसको संप्रेषण कहा जाता है। संप्रेषण का मैंने ये चित्र आपको पिछले जो अपना हाई स्कूल था उसमें दिखाया था। ये इसमें दो व्यक्ति होते हैं लोग, प्रेषक और प्राप्तकर्ता। तो प्रेषक क्या करता है, संदेश भेजता है और प्राप्तकर्ता संदेश का प्रति उत्तर देता है। तो जब वो संदेश भेज रहा है और फिर उसको प्रति उत्तर प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, तो इस पूरी प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहा जाता है, संदेश भेजने की और फिर प्रति उत्तर प्राप्त करने की, ठीक है ना। संप्रेषण के प्रकार क्या क्या होते हैं, मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, ठीक है ना। तो मौखिक संप्रेषण क्या होता है, जिसमें कि आप चीजों को बोलकर समझाते हैं, ठीक है ना। और ये संप्रेषण का प्रभावी और सस्ता तरीका होता है। ये आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के संप्रेषण के लिए सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। मौखिक संप्रेषण की एक बहुत बड़ी कमी यह है कि इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे भाषण, मीटिंग, समूह, सामूहिक परिचर्चा, सम्मेलन, टेलीफोन पर बातचीत, रेडियो पर संदेश भेजना, ये सारे के सारे मौखिक संप्रेषण के माध्यम है या तरीके हैं, ठीक है ना। अगला है लिखित संप्रेषण। जब कोई संदेश आप लिखकर भेज रहे हैं, ठीक है ना, जब संदेश लिखे गए शब्दों से भेजा जाता है, जैसे पत्र, मीमो, सर्कुलर, नोटिस, रिपोर्ट आदि, तो इसको लिखित संप्रेषण कहते हैं। इसकी आवश्यकता पड़ने पर पुष्टि की जा सकती है। ये औपचारिक होता है। कैसा होता है? फॉर्मल होता है। अब है अगला गैर शाब्दिक संप्रेषण। इसमें वही जो आपकी बात की थी, संकेतों के माध्यम से, ठीक है ना, विभिन्न आवाजों के माध्यम से, ऐसा संप्रेषण जिसमें शब्दों का उपयोग नहीं होता है और गैर शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। जब आप कोई तस्वीर, ग्राफ, प्रतीक, ठीक है ना, आकृति इत्यादि देखते हैं, जैसे मैं अभी एक ये बना देता हूँ, ठीक है ना, ये बना दिया एक चिन्ह, तो अब आप समझ गए कि क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, ये क्या है, कुछ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। या फिर अगर मैं ऐसा करके एक बना दूँ स्माइली टाइप का, तो आप समझ जाएंगे कि मैं खुश हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक संकेत है, एक आकृति है जिसके के माध्यम से मैंने कहा आपको एक संदेश दे दिया, ठीक है ना। तो घंटी हो गई, सीटी हो गई, बजर, बिगुल, ये सब ऐसे उपकरण हैं जिसके माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं। और हम शारीरिक मुद्राओं, ठीक है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उसके माध्यम से भी गैर शाब्दिक संप्रेषण करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे संप्रेषण सेवाओं की। तो संप्रेषण सेवाएं क्या होती हैं? संप्रेषण सेवाएं बेसिकली जब संदेश भेजने के लिए हम कुछ सेवाओं का उपयोग करते हैं तो उसको संप्रेषण सेवाएं कहते हैं, चाहे वो शाब्दिक संप्रेषण कर रहे हो, चाहे गैर शाब्दिक संप्रेषण कर रहे हो, मौखिक संप्रेषण कर रहे हो। तो ये सब सेवाएं जैसे डाक पत्र प्रेषण सेवा, कुरियर सेवा, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, ईमेल, वायरलेस मेल आदि संप्रेषण के विभिन्न माध्यम हैं। इन साधनों को संप्रेषण सेवाएं भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें मुख्य सेवाएं जो व्यवसाय के प्रभावी संप्रेषण में सहायक होती हैं, उन्हें निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी होती हैं? वो डाक सेवाएं और दूरसंचार सेवाएं। तो हम एक एक करके इनको देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डाक सेवाओं की। तो डाक सेवाओं में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? डाक में आप लिखित संदेश भेजने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या फिर लिफाफों का उपयोग करते हैं। ऐसे ही डाक प्रेषण प्रमाण पत्र क्या होता है? सामान्य पत्रों के लिए तो डाकघर कोई रसीद नहीं देता है, लेकिन यदि प्रेषक इस प्रकार का इस बात का प्रमाण चाहता है कि उसने वास्तव में डाक भेजी थी, तो उसको डाक प्रेषण प्रमाण पत्र के माध्यम से जो पोस्ट ऑफिस हैं वो ये सुविधा प्रदान कर सकते हैं। ऐसे ही अगर वो चाहे कि उसको जो डाक है वो बिल्कुल श्योरली दूसरे को मिलनी चाहिए और उसको उसकी पावती मिलनी चाहिए, तो उसको पंजीकृत डाक के माध्यम से वो भेज सकता है, जो कि जिसको रजिस्टर्ड डाक बोलते हैं। इसके पश्चात अगर वो ऐसी कोई चीज भेज रहा है जिसको कि उसको डर है कि वो कहीं नष्ट ना हो जाए, रास्ते में कहीं चोरी ना हो जाए, कुछ हानि ना हो जाए, तो उसको वो बीमा कर सकता है उसको बोलेंगे बीमाकृत डाक, यानी कि इंश्योर्ड पोस्ट। अगला है स्पीड पोस्ट या द्रुतगामी डाक। अगर आपको कोई चीज बहुत जल्दी से कहीं भेजनी है तो आप स्पीड पोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपके पास किसी का एड्रेस नहीं है, ठीक है ना, अगर जिसको आप भेज रहे हैं उसका सही पता आपके पास नहीं है, तो आप न्यस्त डाक की सुविधा ले सकते हैं। इसके अंतर्गत पत्र को उस क्षेत्र के जिस क्षेत्र में वो रहता है उसका पता आपको होना चाहिए खाली, कि किस क्षेत्र में रहता है, उस क्षेत्र के डाकघर में या डाक अधिकारी को पत्र भेज दिया जाएगा, डाक भेज दी जाएगी और जो वो व्यक्ति है वो जाकर उस डाकघर से वो चीज ले सकता है, अपना प्रमाण पत्र दिखाए, अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड दिखाए और उसको वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। ये तो हो गई जो डाक सेवाएं देते हैं।
इसके साथ साथ डाकघर कुछ वित्तीय सेवाएं भी देते हैं, जैसे बचत सेवाएं। बहुत सारी बचत सेवाएं देते हैं डाकघर, बचत बैंक खाता, आवर्ती जमा खाता, समय अवधि खाता, मासिक योजना, पीपीएफ, किसान विकास पत्र, ठीक है ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या राष्ट्रीय बचत पत्र। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सेवाएं दी जाती हैं डाकघरों द्वारा। इसके साथ साथ धन हस्तांतरण सेवा, जिसमें मनी ऑर्डर वाली सेवा होती है, धन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने वाली सुविधा भी डाकघरों द्वारा दी जाती है। इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई पैसा भेजना होता है तो आप डाक खाने जाते हैं, उस पैसे का वहाँ पेमेंट करते हैं, एक फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म के हिसाब से, उस फॉर्म में जिस प्रेषक को, जिसको भी आप भेज रहे हैं, उसका पता लिखा होता है, तो जिस पते पर आप भेजते हैं उस पते पर डाकिया जाता है और उस पैसे का भुगतान कर देता है जो पैसा आपने भेजा होता है। इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड और प्रतिभूतियों का वितरण भी डाकघरों के माध्यम से किया जाता है। म्यूचुअल फंड ऐसी स्कीम्स होती हैं जो कि इक्विटी, अंश पूंजी में या फिर ऋण में पैसा लगाती हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी डाकघरों के द्वारा किया जाता है। प्रतिभूतियों मतलब बॉन्ड्स वगैरह का, ठीक है ना। ये कुछ माध्यम है जिसको कि हम आगे चलकर पढ़ेंगे जब हम वित्त की बात करेंगे, लंबे समय के वित्त की बात करेंगे या छोटे समय के वित्तीय साधनों की बात करेंगे, तो हम इन बारे में चीज की में बात करेंगे, ठीक है ना। बीमा सेवाएं, तो कुछ बीमा सेवाएं भी डाकघरों द्वारा दी जाती हैं, जैसे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की एक सेवा देता है डाकघर, ठीक है ना। इसमें सुरक्षा आजीवन जीवन बीमा देता है, सुविधा परिवर्तनीय आजीवन जीवन बीमा, मतलब सुरक्षा तो ये हो गया कि जिसको कि आप चेंज नहीं कर पाएंगे, एक जीवन बीमा की पॉलिसी ले, लेकिन सुविधा क्या है, इसमें आप जो पॉलिसी की जो प्रीमियम है और जो सम इंश्योर्ड है उसको चेंज कर सकते हैं। संतोष भी है जो कि एक बंदोबस्ती बीमा है। सुमंगल संभावित बंदोबस्ती बीमा की योजना है। युगल सुरक्षा, जैसे हमने कहा था कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी भी ले सकते हैं आप, तो ये पति पत्नी का संयुक्त जीवन बीमा बंदोबस्ती बीमा होता है। ये सारी की सारी सुविधाएं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा दी जाती हैं। ऐसे ही ग्रामीण डाक जीवन बीमा की सुविधा भी डाकघरों द्वारा दी जाती है, ग्रामीण इलाकों में दी जाती है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जो व्यवसाय विकास सेवाएं हैं ये हम अगली बार में देखेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें पढ़ लेंगे उस समय। तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिएगा, 7895860757। आपको कोई भी दिक्कत होती है इस चैप्टर से, क्योंकि ये चैप्टर मैं आपको देख ही रहे हैं कि बहुत संक्षेप में पढ़ा रहा हूँ, बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये चीजें हम सारी की सारी हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, इसको खाली हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। जो भी कोई ऐसी चीज होती है अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको सर्टनली रिप्लाई करूंगा। अगर कुछ ऐसा लगता है कि जिसका मुझे दोबारा से वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बना दूंगा, ठीक है ना। तो धन्यवाद।